क्लियर है बेटा जी? बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि सर जी थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ा दीजिए और सवाल करवाइए, तो बेटा जी उसी पैटर्न से चल रहा है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसके बाद सवाल करवाए थे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा जी चैप्टर प्रोग्रेस से। तो बेटा जी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने सीख लिया। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता सीख ली थी पिछली क्लास में। लास्ट जो मैंने आपको छोड़ा था वो छोड़ा था ठोस गोले के कारण से, है ना? हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता वगैरह निकालना सीखी थी। हमने केसेस वगैरह भी पढ़े थे कि भैया जी स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, स्मॉल आर का मान लेस देन कैपिटल आर हो और स्मॉल आर का मान बराबर हो कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या थी? त्रिज्या थी उस गोले की, ठोस गोले की। क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, आज जो मैं शुरू करूंगा बेटा जी इसमें खोखला गोला रह गया, दैट इज गोलीय कोश। तो एक बार गोलीय कोश को और बताऊंगा, हालांकि रिवाइज करवाऊंगा मैं अभी, है ना? फिर हम गुरुत्व त्वरण पे आ जाएंगे। उसके बाद जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वो दोनों के डेरिवेशंस करके सवाल करवाऊंगा। उसके बाद गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर गुरुत्व विभव के बारे में बताया जाएगा और फिर पलायन ऊर्जा। इतना अगर हमारा हो जाता है तो बेटा जी सिर्फ हमारा केपलर का नियम बचेगा जिसमें मैं सवाल करवाऊंगा, उपग्रह की गति बचेगी। मैंने यहाँ पर भारिता हटा दिया है, भारिता का कोई मतलब नहीं है, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैंने बोला ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। कोई एक आध दो टॉपिक ऐसे हैं छोटे छोटे से, वो अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बेटा जी आज हम क्या सीखेंगे? तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करें कहानी को। तो गुरुजी अगर आप रिवीजन करवाओ तो यार ठोस गोले के कारण से, ठोस गोला इसकी बात कर रहा हूँ बेटा जी, ठोस गोला। तो बेटा जी याद है मैंने बोला ये ठोस गोला है, ये कैपिटल आर है और यहाँ से बिंदु पी माना जो कि आर दूरी पर है, जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपने केस बनाया, कब? जब आर का मान ग्रेटर देन आर हो। तो बेटा जी उसको लिखा था आई आउट। आई आउट अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो तुमने लिखा था सर माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर और ये लिखा था आर कप्पा। इसमें किसी को कोई शक? बोलो बेटा, इसमें किसी को कोई शक? फिर तुमने केस 2 बनवाया था मुझसे और केस 2 में सर आपने सतह पर बताया था जब स्मॉल आर का मान बराबर हो कैपिटल आर। सुन लो, स्मॉल आर का मान बराबर हो और उसमें मैंने सरफेस पे लिखा था, सरफेस पे कैसे लिखा था? माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर आर कप्पा। और केस तीसरे में बेटा जी अगर आपको याद हो तो आर लेस देन कैपिटल आर और मैंने इन लिखा था, याद है? और ये याद हो तो बेटा जी माइनस जीएम बाय आर क्यूब मैंने स्मॉल आर लिखा था और यहाँ पर स्मॉल आर कप्पा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड। और उसके बाद फिर बेटा जी हमने ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जी। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता मैंने लिखी थी और यहाँ पर दूरी लिखी थी। बोलो यार, बोलो बेटा जी, है ना? तो अगर आप ये है आर का मान कैपिटल आर, ये आर ग्रेटर देन आर और ये आर लेस देन आर और यहाँ पर आ गए हम केंद्र पर, तो केंद्र पर तो सबको पता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सब कुछ रिवीजन चल रहा है, तुम्हें याद है, कोई नई चीज नहीं है। आई आउट विद समानुपाती है 1/r स्क्वायर के, आई इन जो है वो समानुपाती है आर के और ये हो जाएगा बेटा जी माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर एंड विच इज कॉल्ड आल्सो दिस इज मैक्सिमम। अगर तुमसे पूछा अधिकतम तो बेटा जी यहाँ पर बोला जा सकता है कि अधिकतम। तो ये था बेटा जी ठोस गोले के कारण से। लेकिन अब हम तुरंत चलेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा गोलीय लेक्चर शुरू हो चुका है। गोलीय कोश के कारण किसी गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु मत लिखो, गोलीय कोश के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। अब की बात बेटा जी, मैं अंदर देखो ठोस गोला था तो अंदर कोई ना कोई माल मसाला था। जब हमने ठोस की बात करी थी बेटा जी, मैंने बोला कि अंदर ठोस गोला है, तो इसका मतलब है गुरुजी अंदर आपने कोई माल मसाला लिया था। बोलो यार, किसी को कोई शक? ठोस की बात कर रहे हैं ना, ठोस की बात कर रहे हैं, बोलो यार। लेकिन जब आप गोलीय कोश की बात कर रहे हो तो त्रिज्या तो अभी भी मान लेते हैं गुरुजी आ रही है। ध्यान से सुनना, आराम से सीखना और सवालों पे ध्यान देंगे फिर उसके बाद। लेकिन बेटा जी मुझे अभी भी गोलीय कोश के कारण है, तो बेटा जी इसमें भी मैं 3 केस बना के चलूंगा। इसमें भी 3 केस बनेंगे। कब? जब स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन आर हो, यानी कि मैं इस गोलीय कोश के बाहर की बात करूं, मान लेते हैं इसका पूरे का द्रव्यमान है कैपिटल एम, एक समान रूप से लेते हैं और आर का बराबर है कैपिटल आर और ये है आर लेस देन कैपिटल आर। तो भैया जी अगर हम केस बना के चलें तो पहला केस हमारा यही बनता है, केस नंबर 1, जब आर का मान ग्रेटर देन आर, यानी कि वो बिंदु जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु उस गोलीय कोश के बाहर उपस्थित है। अर्थात अगर बेटा जी ये आपका गोलीय कोश है, त्रिज्या इसकी आप आर मान के चल रहे हो, ये केंद्र मान लीजिए, तो यहाँ से आर दूरी पर आपने एक बिंदु माना है पी, जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा जी अभी भी उसका वही आंसर आएगा जो ठोस गोले में आता था। ठोस गोले में आता था तो ये आ जाएगा बेटा जी माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा जी आर कप्पा। बोलो बात समझ में आई? तरीका सेम है बिल्कुल। सर निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या रख दीजिए, एक छोटा सा द्रव्यमान रख दीजिए स्मॉल एम, उस पर लगने वाला बल देख लीजिए। अगर बल पता चल जाएगा तो बेटा जी हमें बल पता है तो याद करो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते थे, याद है? बल बटे द्रव्यमान, याद करो इस तरीके से। तो बल आ जाएगा, द्रव्यमान स्मॉल एम से भागोगे तो स्मॉल एम कटेगा, बल जाएगा जीएम 1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा स्मॉल एम, तो ये कहानी बनेगी। वही बात नेगेटिव की, नेगेटिव दिखा देता हूं बेटा जी, क्योंकि यहाँ से स्थिति सदिश ये तो है आर कप्पा की दिशा, ये तो है आर कप्पा की दिशा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जब मुझे बात करनी है तो बेटा जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा वस्तु की ओर होगी। तो बेटा जी ये हो जाएगी तेरी हमेशा वस्तु की ओर हो जाएगी। बोलो तो क्या ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है? और ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है, मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया। खैर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कर लेते हैं, केस नंबर 3 कर लेते हैं, उसके बाद सीधा ग्राफ पे आ जाएंगे। केस नंबर 2 क्या है? जब स्मॉल आर का मान बराबर हो कैपिटल आर के, यानी कि बेटा जी ये हमारा गोलीय कोश है, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या है, यह है बिंदु ओ। अब की बार जो मैं बिंदु लूंगा वो मैं कहाँ ले लूंगा? सतह पर ही ले लूंगा। कहाँ पर ले लूंगा? सतह पर ही, यानी कि यह है वो बिंदु की जहां पर मुझे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वापस से वही कहानी, इस बिंदु पर स्मॉल एम बिठाइए, उस पर लगने वाला बल को देखिए, बल प्रति एकांक लंबाई गुरुत्वाकर्षण नहीं, बल प्रति एकांक लंबाई नहीं, बल प्रति एकांक द्रव्यमान या बल प्रति द्रव्यमान। बल प्रति द्रव्यमान आपको क्या दे देगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता दे देगा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो आ जाएगी अगेन वही सेम रिजल्ट। तो सर ये तो सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कहानी बदलेगी केस नंबर 3 में, कहानी बदलेगी केस नंबर 3 में। अब बेटा जी केस नंबर 3 की बात करूं तो आर लेस देन कैपिटल आर, वापस से वही गोलीय कोश है,
त्रिज्या बीबी कैपिटल आर है, वापस से वही गोली है, कोश है, त्रिज्या बीबी कैपिटल आर है, और इस बार मैं ये जो स्मॉल आर बिंदु ले रहा हूँ, स्मॉल आर मतलब ऑब्वियस बात है, और ये बिंदु है पी, लेकिन बेटा जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता इन लिखा है, इन मतलब इनसाइड, और वो जीरो है। अच्छा, वो जीरो होने के पीछे का कारण ये है क्योंकि बेटा जी ये गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है तो अंदर माल मसाला है ही नहीं, एक प्लास्टिक की जैसी गेंद होती है ना खोखली, उस तरीके की चीज की बात कर रहे हैं। तो बेटा जी अंदर कोई माल मसाला नहीं है। ठोस में तो क्या था बेटा जी, ठोस में तो माल मसाला था, तो हमने एम डैश निकाला था कि फलाने में फलाना तो ढिमकाने में कितना। अरे तुझे याद आ रहा है क्या? बोलो यार बेटा, रिवीजन के तौर पर मैंने करवाया था ना कि इतने में इतना द्रव्यमान तो इतने में इतना, 4/3 पाई आर क्यूब में इतना द्रव्यमान तो इतने में इतना, इतने में इतना। बोले यार टाइम डैश का मान निकाला था, वहां से रिजल्ट निकाला था, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे कैसे निकालूं यार कि सर इतने में इतना तो इतने में कितना, क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि अंदर तो माल मसाला है ही नहीं, तो अंदर माल मसाला नहीं है तो सब द्रव्यमान है ही नहीं, अंदर द्रव्यमान नहीं है तो काय का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता आएगी। सिंपल सी कहानी है बेटा जी। तो आंसर इसका जीरो आएगा। और अगर आंसर जीरो आएगा तो मैं बना देता हूँ ग्राफ। तो गोलीय कोश के कारण से मैंने करवा दिया, ये तो हो जाएगी बेटा जी आर, और ये हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। और ये बेटा जी स्मॉल आर का मान बराबर है कैपिटल आर के, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो बेटा जी अगर मैं बात करूं है ना ग्रेटर देन आर की, तो ग्रेटर देन आर की बात करें तो अभी भी ये तो सर विद प्रमाणुपाती है, यानी कि आई आउट की अगर तुम बात करो तो सर अभी भी ये विद प्रमाणुपाती है। अगर आप आर की बात करो तो सर अभी भी ये अधिकतम है माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर। लेकिन सर अगर अंदर की बात करो तो इस बार ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, इस बार ग्राफ क्योंकि जीरो है और फिर ये इस तरीके से चला जाएगा। और ये बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई शक? कहानी क्लियर है? अरे बोलो यार, क्योंकि ऋणात्मक आ रही है ना तो बेटा जी इसलिए हमने ऋणात्मक अक्ष पर बनाया। बहुत सारे बच्चे इसको धनात्मक अक्ष पर बना देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है, यही ग्राफ बनाना है बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। और जी मींस डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं आपसे, कभी कभी ग्राफ ही पूछ लेंगे आपसे, और ये हो जाएगा बेटा जी केंद्र। दिस इज कॉल्ड केंद्र। ये क्या है? केंद्र। केंद्र पर तो क्या है? जीरो। लेकिन अगर हम बात करें खोखले गोले की, अगर हम बात करें बेटा जी खोखले गोले की, तो खोखले गोले में तो अंदर कुछ है ही नहीं, मान मसाला तो अंदर भी जीरो, यानी कि केंद्र पर भी जीरो है। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब जब ये कहानी खत्म होगी तो हेडिंग आएंगे बेटा जी गुरुत्वीय त्वरण। लगाइए हेडिंग, सभी बच्चे लगाओ मेरे साथ। देखो यार बेटा, सीखने आए हो तो सीख के जाना, सीख के भेजूंगा। टाइम पास करने आए हो तो टाइम पास करके जाना, मेरे को क्या है। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात बोलता है बेटा। अगर सीखने आया है तो सीख के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो कहानी क्या है बेटा जी, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की, है ना, जी की। और बेटा जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में फर्क है। कैपिटल जी का मान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन स्मॉल जी का मान परिवर्तित हो सकता है। वो डिपेंड करता है ना कहां पर बात करो। कभी कभी ऊंचाई के साथ वो परिवर्तित होता है, गहराई के साथ परिवर्तित होता है, घूमने के साथ भी परिवर्तित होता है। तो बेटा जी इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए फलानी ऊंचाई पर इतना है, फलानी ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 3/4 है, तो बताइए कितना है। सवाल बन गया खत्म। यही मेन सा सवाल है, इसलिए तो बनते रहते हैं सवाल। सुनिए कहानी क्या है। सबसे पहले तो ये कि बेटा जी गुरुत्वाकर्षण बल, अगर बेटा जी हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो द्रव्यमानों वस्तु और पिंड, वस्तु या पिंड, दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण, दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पहली चीज, अगर इन दोनों में अगर सुना, अगर दो द्रव्यमानों में से एक द्रव्यमान या एक वस्तु पृथ्वी है, तो यही गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? और तुम्हें पता है बेटा जी कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि दिस इज, अच्छा कुछ बेसिक चीजें याद रखना, बेटा जी। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो बेटा जी मास ऑफ अर्थ 5.97 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम। इसको मैं लगभग 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम लेके चलूंगा आने वाले समय में। अगर नहीं पता है तो बता दिया है बेटा जी, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10 की घात 24, और रेडियस ऑफ अर्थ दिमाग में रखना लगभग 6400 किलोमीटर होती है, जिसको बेटा जी मैं लिख सकता हूँ 6400 इंटू 10 की घात 6, 3 जीरो आएंगी, मतलब 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। तो ये तो हो गया मीटर में और ये हो गया किलोग्राम में। ये दोनों डेटा की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर याद नहीं है तो याद रखिए, याद है तो मजे करिए। सुनिए बेटा जी, तो मैंने बोल दिया कि भैया जी मेरे पास एक अर्थ है। अब मैं बात करूंगा अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण की। हालांकि सभी बच्चों को पता है कि अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है बेटा जी वो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि गुरुजी आता कैसे है, गुरुजी ये आता कैसे है। तो मैंने बोल दिया कि भैया जी ये मेरे पास अर्थ है, तो ये त्रिज्या जो होगी वो आरी होगी। आरी का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। सुन ले, आरी का मतलब हो जाता है बेटा जी रेडियस ऑफ अर्थ। कहानियां है, सुनते जा। आरी मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एनी मतलब मास ऑफ अर्थ। समझ में आया क्या? और मान लेते हैं कि सर इसका द्रव्यमान एनी है, यानी कि मास ऑफ अर्थ है। और जितनी भी दूरी लूंगा हमेशा केंद्र से लूंगा, इतना दिमाग में रखना। चैप्टर में जितना भी है वस्तु के, जैसे पृथ्वी दे देंगे, दूसरा प्लेनेट दे देंगे, दूसरा ग्रह दे देंगे, कुछ नहीं करना, केंद्र पर आ जाओ, केंद्र से दूरियां लेंगे। तो बेटा जी यहाँ से मैंने बोल दिया है ना, यहाँ से मैंने बोल दिया, या तुम तो सीधा सूत्र लगा लो यार, सीधा सूत्र लिख लो बेटा जी। स्मॉल जी का जो वैल्यू या स्मॉल जी का जो मान निकालोगे, देखो सीधी सी बात है यार। अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल की, अगर मैं सतह पर बात करूं या सतह के बहुत करीब बात करूं, सतह पर बात करूं या सतह के बहुत करीब बात करूं, यानी कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है, या तो वो सतह पर रखा है या वो सतह के बहुत पास रखा है। सतह के बहुत पास रखा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी आर प्लस एच। लेकिन एच का मान बहुत छोटा है आर से, तो आर प्लस एच को मैं लगभग आर ले सकता हूँ। कहानी समझ गया? अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है, मान लीजिए स्मॉल एम, मान लीजिए मेरे पास एक कण है, ये पृथ्वी की सतह है, या तो सतह पर है या सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बात कर रहे हैं। कितना है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए मैंने बोल दिया कि मान लीजिए एच ऊंचाई है, और मुझे कंडीशन दे रखी है कि एच का मान जो है ना वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटा है। तो आर प्लस एच को मैं क्या लगभग आर मान लूं, क्या रेडियस ऑफ अर्थ मान लूं? तो बेटा जी एक बात बता, अगर ये कण तेरा यहाँ पर है, स्मॉल एम द्रव्यमान का, तो बेटा जी इस पर जो बल आएगा, इस पर वो बल आएगा वो कितना होगा?
अब इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा ना, इस पर वो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, एफ जी। कौन सा बल लगेगा? एफ जी। एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो लगेगा जी कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, एक वस्तु, और दूसरा एम वन, जी एम वन एम टू। तो एक पृथ्वी, तो एक द्रव्यमान तो पृथ्वी है, और दूसरा द्रव्यमान हमने स्मॉल एम मान लिया, बटे दूरी का स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी सर आर प्लस एच है, लेकिन आर प्लस एच हम लगभग आर मान रहे हैं, तो आर का स्क्वायर मेरे पास ये आ गया, विच इज इक्वल टू एम इनटू ए जी। एम इनटू ए जी। अरे यार बोलो यार, यार बोलो यार। अब एम ए एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, तो ये जो ए जी है ना, ये जी का मान निकल के आया जी एम ई बाय आर का स्क्वायर, और इसी को उन्होंने नाम दे दिया आज के बाद जी, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का मान जी एम ई बाय आर का स्क्वायर। तुझे सारी वैल्यू पता है, तुझे जी पता है, तुझे मास ऑफ अर्थ पता है, तुझे रेडियस ऑफ अर्थ पता है, जब तू सारी वैल्यू यहाँ पे रखेगा तो जी का मान जो निकल के आ जाता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुजी एक बात बता सकते हो आप? मैंने कहा बोलो। तो गुरुजी आप ऐसे तो हम किसी भी ग्रह का निकाल सकते हैं, अगर हमें उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ग्रह का, मैंने बोला कि तेरे पास फलाना और ढिमकाना, तेरे पास फलाना और ढिमकाना ग्रह, तेरे पास फलाना ढिमकाना ग्रह कोई प्लैनेट है, और उसकी त्रिज्या मुझे नहीं पता, मान लेते हैं आरपी है, और उसका मास मुझे नहीं पता, मान लेते हैं एमपी। एमपी का मतलब हो गया मास ऑफ प्लैनेट, एमपी का मतलब हो गया मास ऑफ प्लैनेट, आरपी का मतलब हो गया रेडियस ऑफ प्लैनेट, एमपी का मतलब हो गया मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस, आरपी का मतलब हो गया रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो अगर बेटा जी मुझे जीपी लिखनी है, जीपी मतलब उस प्लैनेट की, उस ग्रह की, प्लैनेट समझता है क्या अंग्रेजी में? प्लैनेट बोलते हैं, हिंदी में ग्रह बोलते हैं। तो बेटा जी अगर मुझे जीपी की बात कर रहे हैं, तो बेटा जीपी का मैं लिखूंगा जी, कैपिटल जी कभी नहीं बदलता, जी फिक्स है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए जी फिक्स है ना। तो जी एमपी बाय आरपी का स्क्वायर, जी एमपी बाय आरपी का स्क्वायर। तो आज के बाद अगर मुझे किसी भी ग्रह का लिखने को बोले, तो भैया जी मैं इस तरीके का सूत्र का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण तो पूरी दुनिया जानती है बेटा जी, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या होता है? बोलो किसी को कोई शक? आज की बात तुम ये सूत्र दिमाग में रखोगे? अब आज के बाद ये सूत्र दिमाग में रखोगे, कौन सा वाला सूत्र गुरुजी? बेटा जी ये वाला सूत्र जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये होता है बेटा जी फिक्स है ना। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने पृथ्वी के लिए लिखा है, तो यहाँ से तो केवल जी का मान आ जाएगा। जी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। लेकिन अगर बेटा जी मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल, अगर मैं बेटा जी इन जनरल बात करूं, ये तुझे समझ तो आ रहा है? अगर बेटा जी मैं इन जनरल बात करूं, तो इन जनरल बात कैसे करेंगे? जी का मान जी एम बाय आर स्क्वायर इन जनरल। अब जिसका भी जो भी पूछे उसका मास पता करो, उसका रेडियस पता करो। अच्छा सर एक बात बता सकते हो क्या? मैंने कहा क्या सर, ये तो हमें बता दिया आपने कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। सर अगर किसी दूसरे प्लेनेट का पूछ लिया तो सर, मान लीजिए सर जुपिटर का पूछ लिया तो, सर शुक्र ग्रह का पूछ लिया तो सर हम कैसे निकालेंगे? सर कैसे निकालेंगे? तो बेटा जी तुझे उसका द्रव्यमान दे दिया जाएगा सवाल में, तुझे उसकी त्रिज्या दे दी जाएगी सवाल में, उससे पूछ लिया जाएगा, बता कैलकुलेशन करनी है बस। अब हम बताएंगे स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, अगली हेडिंग बनाएंगे स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो बेटा जी जो मेन परिवर्तन है वो मैं दो पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। पहला हम पढ़ाएंगे ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा गहराई, यानी कि पृथ्वी के तल में अंदर चले जाओ, जमीन खोदते जाओ, अंदर जाते जाओ। तो गहराई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो लगाएंगे सबसे बढ़िया हेडिंग लगाएंगे ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, सुनते जाइए फटाफट से, सीखते जाइए फटाफट से। देखो सीखना तो चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि भैया जी ये है मेरे पास एक पृथ्वी मतलब पृथ्वी तो एक ही है ना गुरुजी, 4-10 पृथ्वी है आपके पास। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, एंड दिस इज द सेंटर ओ। बेटा जी हम मैं पहले बता रहा हूँ, इस तरीके के सवालों में पृथ्वी को बिल्कुल एक गोला मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ? गोला। और बेटा जी सतह से, यहाँ पर है सतह, ये क्या है? सतह। और सतह पर हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान जी मान रखा है, हमें पता है ना सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अब सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी होता है। लेकिन बेटा जी सतह से मैं चला गया एक ऐसी ऊंचाई पर, सतह से मैंने बात कर ली एक ऐसी ऊंचाई पर, यानी कि स्मॉल एच ऊंचाई पर मैंने बात कर ली, और यहाँ पर मुझे स्मॉल जी का मान निकालना है। तो बेटा जी ये हो जाएगा जी एच का मतलब है ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, दैट इज जी एच। अच्छा बेटा जी अगर मैं दूरी लिखूं तो यार दूरी में यहाँ से कितनी लिखूंगा? सारी दूरियां जो भी लेगा वो सारी दूरियां केंद्र से लेगा। सोचो सतह से एच ऊंचाई है तो केंद्र से, सतह से एच ऊंचाई है, अगर सतह से एच ऊंचाई है तो केंद्र से, सोच के देख, सतह से एच ऊंचाई है तो केंद्र से आर ई प्लस एच। अरे बेटा जी सतह से एच ऊंचाई है तो केंद्र से आर ई प्लस एच। बोलो यार, और ये हमारी क्या है? ये हमारी धरती मैया है। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो यार। और इसका मान मैंने स्मॉल आर मान लिया, मान लेते हैं स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर ई प्लस एच। यार तुम्हें मजा तो आ रहा है पढ़ने में, कितने बच्चे ऐसे लोग बोल रहे हैं गुरुजी क्या बोल कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा। देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बच्चों ने डिमांड की थी तो गुरुजी आप है ना सारे सवाल डायरेक्ट मत कराओ, आप थोड़ा सा मैं थ्योरी पढ़ा के सवाल करवा दोगे तो हमें मजा आएगा, सवाल हम खुद से भी कर लेंगे। तो बेटा वही कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा फिर से वापस से अपने पुराने स्टाइल में आने की कोशिश की है। लेकिन बेटा ये ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको मैं सवालों के थ्रू ही खत्म करूंगा, आपको थोड़ा सा तो मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। अच्छा अगर बेटा जी मैं सतह पर बात करूं तो सतह पर जी कितना आया था? सर जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। और अगर ऊंचाई पर बात करेंगे तो ऊंचाई पर कैसे लिखेंगे? सर जी तो उतना ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ उतना ही रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो ऊंचाई है वो आर स्क्वायर कर लोगे, और आर का मान तुझे पता है आर ई प्लस एच होता है। तो भैया जी ये रखोगे तो जी एच का मान आ जाएगा जी मास ऑफ अर्थ बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 करना क्या है गुरुजी? ऐसा करते हैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देके देखते हैं। समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देते हैं। तो भैया जी तो जी एच बाय जी बराबर, जी एच का वैल्यू रखोगे जी मास ऑफ अर्थ आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी मास ऑफ अर्थ बटे आर ई का होल स्क्वायर। जी एम से जी एम कर जाएगा गुरुजी, तो जी एच बटे जी जो आएगा वो आ जाएगा आर ई का स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओहो गुरुजी जी एच बटे
जी ऊपर तो आर का स्क्वायर है, नीचे से आर कॉमन ले लेगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। छोटी सी मैथमेटिक्स है, देखनी पड़ेगी, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। मैं फिर बता देता हूं, मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करने में तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, समझना है तो समझ। जीएच बराबर यार ये चीज समझाऊंगा यार, ये आर कॉमन ले लिया तो ये आर का स्क्वायर क्यों बाहर आता है, स्क्वायर है, दिख नहीं रहा क्या है? जेई की परीक्षा देने जा रहा है थोड़ी दिनों के बाद, और ये हालत है तुम्हारी है। तो भैया जी 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर ऊपर लेके चला जाएगा, तो जी एच बटे जी बराबर 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। तो तुझे ऊंचाई के साथ चाहिए था ना, ऊंचाई के साथ आ जाएगा 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। ये ले, ये डेरिवेशन आ गया। और जी क्या है? पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान याद आएगा। लेकिन हम इसमें स्पेशल केसेस लगा के बात करेंगे कि अभी के लिए तो ये वाला सूत्र लगा लेना, ये वाला सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल कई बार जेईई से पूछते हैं, गुरुत्वाकर्षण से चैप्टर से अगर सवाल बनाने की बारी आती है तो एक यहाँ से भी सवाल बना देते हैं वो। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा जी यहाँ से भी सवाल बना देते हैं, तो परेशान मत होइएगा, सवालों को करते जाइए, सब कुछ होगा अच्छे से होगा। अब सुन ले, जी बराबर अगर अगर अच्छा बेटा जी एच का मान, अच्छा ये आर का स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आर का स्क्वायर तो नहीं आएगा यहाँ पर ना, ऊपर तो स्क्वायर ऊपर लिख दिया ना मैंने, ठीक है। अरे 1 प्लस एच बटे आर है ना। तो बेटा जी एक बात बता, यदि आर का मान बहुत ज्यादा है तो तुम्हें द्विपद प्रमेय पता है क्या? याद है 1 प्लस एक्स की घात अगर n है, और इसको मैं लगभग 1 प्लस एलएक्स लिख सकता हूँ, कब जब x का मान बहुत छोटा हो 1 से। यहाँ पर 1 दिख रहा है, यही तो है तेरा x। अगर ये 1 से बहुत छोटा हो, ये छोटा कब हो सकता है? जब r का मान बहुत बड़ा होगा। r का मान बहुत बड़ा होगा किससे? h से। तो ये संख्या बहुत छोटी और ये संख्या बहुत छोटी, तो अच्छा यहाँ पर -2 के साथ चलेगा ना कहानी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। अरे ऊपर जाएगा तो -2 चलेगा ना यार, है क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, ऊपर जाएगा तो -2 आएगा ना, कोई बात नहीं, गलती सुधार ली। चलो तो बेटा x का मान यही कहानी है, तो यार गुरुजी ये कहानी मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अगर x का मान इतना है तो फिर gh का जो नया सूत्र आ जाएगा वो g ऑफ e 1 माइनस 2h बाय re। आज के बाद ये सूत्र लगाना, लेकिन ये सूत्र तब तक लगाओगे जब h का मान 320 किलोमीटर तक हो, यानी पृथ्वी सतह से 320 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये वाला सूत्र लगा सकता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला सूत्र डायरेक्ट लगा सकता हूँ। आंसर सूत्र लगा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सन्निकट मान बताना याद है, सन्निकट मान बेसिक मैथमेटिक्स, बोलो यार। लेकिन अगर ऊंचाई 320 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया बेटा जी 5% के आसपास, यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या का, यानी पृथ्वी की त्रिज्या का 5% तक के लिए, यानी कि 6400 का 5% लेगा तो 320 किलोमीटर आएगा, तो 320 किलोमीटर ही तक वैलिड है ये सूत्र। ये तो सब जगह लगाओ ना तुम, क्या दिक्कत है? तुम्हें करना क्या है, अगर एच ऊंचाई पे पूछता है तो यहीं से निकाल लो डायरेक्ट। अगर एच का मान 1000 किलोमीटर है, एच का मान 1000 किलोमीटर है तो 1000 यहाँ पे रख, पृथ्वी की त्रिज्या पता है 6400 प्लस 1000 7400, मास ऑफ अर्थ पता है, ये पता है, फलाना ढिमकाना पता है, एच का मान निकाल ले, खत्म हो गई कहानी, जी एच का मान आ जाएगा यहाँ पर। यार कैसे बताऊं यार पृथ्वी की, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल दे यार, ये कहानी है बेटा जी एच के साथ। एक सवाल करवा दूं, पहले सवाल करवा दूं, फिर मैं गहराई पर लेके आऊंगा। पहले मैं ये वाला ये कहानी समझ में आ गई क्या? ये कहानी क्लियर हो गई क्या? क्लियर है क्या? 1 माइनस जी इनटू 1 माइनस 2h बाय r है, आपको पता ही है। लेकिन ये सूत्र तब तक लगाओगे जब ऊंचाई केवल 320 किलोमीटर या इससे कम पे है। अगर 320 से ज्यादा है तो फिर ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हमने मैथमेटिक्स नॉर्मल सॉल्व किया, इन जनरल बात करें। लेकिन अगर वैल्यू 320 से ज्यादा है तो फिर आप इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करिए, आंसर निकालिए, इसका करिए या इसका करिए, एक ही कहानी यहीं से उसको निकाला है मैंने, नथिंग मोर देन दैट। और बोलिए बालक सही है। अब मैं एक सवाल पे करता हूं, पहले एक सवाल करवा देता हूं, प्रश्न नंबर 1, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला है कि पृथ्वी की जेई मींस 2019 का सवाल है, जेई मींस 2019 का सवाल है। मैंने क्या कहा? सवाल आएंगे करने तुझे पड़ेंगे। अब मैं अच्छा सर यही सवाल क्यों लेके आए हो बेटा? ये सवाल लाने के पीछे का पर्पस बताऊंगा मैं तुझे। गुरुजी ये सवाल क्यों लेके आए हो? हैं क्यों लेके आए हो गुरुजी ये सवाल? बताऊंगा बेटा जी तुझे। पहले सवाल को पढ़ लो तुम सब बच्चे, पहले सवाल को पढ़ लो, पहले सवाल को पढ़ लो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 है, यानी कि जी के बराबर है, उन्होंने दे रखा है, हमें पता भी है, होता भी है इतना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोला है कि पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई, यानी कि h का मान पूछा है, जहां पर गुरुत्व त्वरण का मान घटकर 4.9 का मतलब है कि g/2, क्योंकि तू 9.8 का तो ठीक आधा करेगा ना, 9.8 का तो ठीक आधा करेगा तो 4.9 ही बचेगा, मतलब अगर तू इसको g मान रहा है तो इसको g/2 मान ले। तो बोला है कि कितनी ऊंचाई पर ये आधा हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी 6.4 × 10⁶ मीटर। अगर नहीं भी दे रखी होती तो भी तुझे पता होना चाहिए। खैर गुरुजी अब बच्चे बहुत सारा क्या लगाते हैं, अब मैं करूंगा हल। पहले बच्चों की गलती कि बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं बेटा। बच्चे बोलते हैं सर आपने हमें ये वाला सूत्र तो बता ही दिया, gh = g 1 - 2h / re, gh बराबर g 1 - 2h / re। तो gh कितना है? h ऊंचाई पर हमें गुरुत्व त्वरण का मान g/2 हो जाएगा, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान g है 1 - 2h / re हमें पता है गुरुजी, re हमें पता है, तो ये हो जाएगा गुरुजी 1/2 बराबर 1 - 2h / re। तो 2h / re इधर चला जाएगा, ये इतना आ जाएगा, तो गुरुजी 2h / re बराबर 1/2। अरे बोलो यार, बोलो ना, 2h / re बराबर 1 - 1/2 करोगे तो इतना आ जाएगा। हमें h निकालना है, तो गुरुजी h का मान आ जाएगा re/4, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 × 10⁶ बटे 4 16 32 16 43 16 64। ओहो गुरुजी 1.6 × 10⁶ मीटर। और जैसे ही बच्चों ने ये किया उनको ऑप्शन मिल जाता है पहला, और बच्चे इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। अब समझ में आएगा तुझे कि मैंने क्यों लिया ये सवाल, अब समझ में आएगा कि तुझे मैंने ये क्यों लिया है सवाल। 1.6 × 10⁶ मीटर आंसर नहीं आएगा बेटा। देख बेटा मैंने तेरे को ये भी लिखा है बच्चों की गलती, बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं यार, बच्चे ये गलती तो नहीं करेगा तू, बच्चे ये गलती तो मत करना यार। अगर तूने ये गलती कर दी ना तो पाप है ये, क्योंकि तूने सवाल ढंग से पढ़ाई नहीं। और वो इतने शातिर है ना, वो इतनी शातिर चिड़िया निकली जेईई मेंस वाले, जिन्होंने पहला ऑप्शन में स्कैम कर दिया, पहले ऑप्शन में डायरेक्ट देख के टिक मारने वाली बात हो गई। लेकिन बेटा आंसर ये नहीं है, आंसर ये है 2.6। एक्चुअली बात हुई क्या,
आपने ये मान लिया खुद से ही। अब मैं ये बताता हूँ गलती की क्या, तुमने ऐसा क्यों हुआ, कारण तो बताओ, हमने क्या गलती की, हमने ये सूत्र आपने बताया, हमने ये सूत्र लगाया, गुरुजी आपने ये सूत्र बताया, हमने ये सूत्र लगा लिया, लेकिन तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बोला ऊंचाई 320 किलोमीटर तक हो तो ही ये सूत्र लगाना। तुझे पता है क्या 320 किलोमीटर तक की बात कर रहा है, तुझे पता है कि 320 किलोमीटर पर ये ठीक आधा हो जाएगा, तू जानता है क्या, तू जानता है क्या, तू अंतर्यामी है क्या, नहीं पता ना, तो क्यों ये वाला सूत्र लगाएगा। मैंने बोला ये सूत्र तब लगाना, बार-बार रिपीट किया था, ये सूत्र तब लगाना जब ऊंचाई 320 किलोमीटर तक हो, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बात समझो यार, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो सूत्र लगाएगा कौन सा वाला, सूत्र लगाएगा कौन सा वाला, GH बराबर G, या पहले GME/RE प्लस H का होल स्क्वायर, और GE अर्थ का तो होता है GME/RE का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को भाग दिया था तो बेटा जी, है ना, सही तरीका, तो बेटा जी तूने भाग दिया था तो यार ये आया था, क्या आया था, ये आया था बेटा जी GH/G, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं GH/G 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। अरे बोल दो यार GH/GE 1 प्लस, तो GH बाय, तो तुझे तो ये मान निकालना है ना, तुझे तो ये मान निकालना है ना, तो GH बराबर, छोड़ो ये भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं ये लिख लो GH बाय, या अगर तू रखना चाहे तो ये वाला सूत्र से निकाल सकता है GH बराबर GE, कैलकुलेशन तो करेगा GH बाय GE 1 प्लस H/RE की घात -2, GH का मान रखेगा G/2, इसका मान रखेगा G 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर मतलब -2, इससे कट जाएगा 1/2 बराबर 1 प्लस H/RE का -2। अरे बोलो बेटा क्लियर है क्या, अरे बोल दे यार। तो बेटा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है क्या 1/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर, तो सर 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, वो 2 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा बराबर, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस H/RE बराबर √2, तो H/RE बराबर √2 - 1, तो H/RE बराबर √2 की वैल्यू 1.41 - 1, तो H बराबर 0.41/RE, तो H का मान 0.4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, तो भैया जी 0.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की घात 6, तो H बराबर बेटा जी जब तू इसको सॉल्व करेगा तो लगभग 2.6 इंटू 10 की घात 6 मीटर। पहले बता बात समझ में आई क्या, अब बात कर लेते हैं बेटा जी गहराई की, तो देखिए इस तरीके के सवाल आते हैं फॉर्मुला बेस। अब हम बात कर लेते हैं गहराई के साथ, गहराई के जल्दी कर के साथ जी के मान में परिवर्तन, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। कहानी सुनते रहिएगा, सीखते रहिएगा। बेटा जी पृथ्वी क्या है, एक ठोस गोला, पृथ्वी क्या है, एक ठोस गोला, ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस ऑफ अर्थ है, ये इसकी रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहाँ से केवल इतने ही द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं अब गहराई है तो यहाँ से मत लेना, ऊपर से लेना, ऊपर से डी दूरी पर आया हूँ मैं, समझ में। अच्छा बच्चे पता क्या करते हैं, गुरुजी गहराई की बात कर रहे हो, ये लो गुरुजी डी, अब पागल है क्या, ऊपर से अंदर जाकर तू कहाँ रहता है, सतह पर रहता है ना, कि केंद्र पे रहता है, तो सतह से नीचे आएगा, केंद्र से ऊपर नहीं जाएगा। बच्चे गलती कर बैठते हैं इस चीज की, लेकिन तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, ये है RE, तो बच्चे ये कितना बचेगा, ये केवल और केवल बचेगा गुरुजी RE माइनस डी, जिसको हमने नाम देंगे, जिसको मैं नाम दूंगा स्मॉल r। और बेटा जी बेसिकली मुझे केवल और केवल इतने ही द्रव्यमान के लिए निकालना है। बोलो बात समझ में आई क्या, अब बोल दो यार, तो इतना ही द्रव्यमान है। मान लीजिए मैं डी गहराई नीचे आ गया, मान लीजिए मैं डी गहराई नीचे आ गया, तो मान में कैसे परिवर्तन होता है वो कहानी चल रही है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर है वो बिंदु जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान GD है, और सतह पर तो तुम्हें पता ही है, सतह पर तो मान G रहता ही है। तो भैया जी कुछ नहीं करना गुरुजी, इसका मास पता कर लो, इसका मास m' है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का मास m ही है, तो हमें नहीं पता कितने से भाग का द्रव्यमान कितना आएगा। तो भैया जी GD अगर तुझे निकालना है, सुन ले, GD मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान, तो कितना आएगा G m' बाय स्मॉल r का स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू अपन रख देंगे बाद में RE माइनस डी, तो GD बराबर G m' बाय RE माइनस डी का होल स्क्वायर, बस प्योर मैथमेटिक्स है। अच्छा सतह की अगर हम बात करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, और जी अर्थ की बात करें सरफेस पर, तो ये आ जाएगा GME बाय RE का होल स्क्वायर। मेरे को ये पता है, लेकिन बेटा जी मेरे को m' नहीं पता, कोई बात नहीं गुरुजी, 4/3 पाई r क्यूब में द्रव्यमान है m, तो एक में m/4/3 पाई r क्यूब, तो बेटा जी m' का मान 4/3 m/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब ले लेते हैं अभी के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा जी m' का मान कितना हो जाएगा m स्मॉल r क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब, तो m' का मान यहाँ पर रखेंगे, तो GD बराबर GD का मान कितना आ जाएगा, G m' का मान रखेगा तो m, यानी कि मास ऑफ अर्थ, बेसिकली मास ऑफ अर्थ है ना, इतने में पूरे का द्रव्यमान है ना, मास ऑफ अर्थ है ना। अब बात समझ में आ रही है क्या, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, भूल मत जाना, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ GME R क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, ये आ गया इंटू RE माइनस डी का होल स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू और रख दे, GD बराबर G स्मॉल r की वैल्यू है RE माइनस डी का होल क्यूब बाय RE क्यूब RE माइनस डी का होल स्क्वायर, इससे ये एक बार कटेगा, यानी कि केवल RE माइनस डी रह जाएगा। तो बेटा जी GD, तो बेटा जी GD कितना आ जाएगा, GME, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, नहीं गुरुजी आप गलती कर ही नहीं सकते हो, GME RE माइनस डी बाय RE क्यूब, ये आ जाएगा मेरे पास GD। अच्छा अब बेटा जी मुझे G पता है, तो GD बटे GE करना चाहता हूँ, तो GD का मान कितना, GME RE माइनस डी बटे RE का क्यूब बटे G कितना, GME बटे RE का स्क्वायर, तो भैया जी GD बटे G कितना आ जाएगा, GME RE माइनस डी बाय RE का क्यूब इंटू RE का स्क्वायर, GME एक RE बचेगा, तो GD बाय GD बाय GE कितना आ जाएगा बेटा जी,
यह जाएगा आर ई माइनस डी बाय आर ई। ओहो सर गहराई के साथ आ गया, जी डी बराबर जी ई यानी कि जी ई, और यह जाएगा 1 माइनस डी बाय आर ई। आज की बात ये सूत्र दिमाग में रखना। खत्म हो गया बेटा जी कहानी, खत्म हो गई कहानी। अब सूत्र दिमाग में रखिए और मस्त रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा दिमाग में सूत्र रखेगा उतना ज़्यादा मामला क्लियर है। पहले बता, बात समझ में आई क्या? सवालों के साथ इसमें गहराई वाले सवाल बनते हैं कि फलाने से फलाने कितनी गहराई पर, ये सूत्र याद आ जाएगा, यहीं से तो निकाला है, कुछ नहीं किया यार, आर से भाग देगा तो 1 माइनस जी बाय आर ई, और इधर जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गया। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? अरे बोलो यार, यार बेटा जी ऊंचाई और गहराई के साथ मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बोलो बात समझ में आई? किसी को कोई तकलीफ? बोलो, फिर मैंने ये सवाल करवा दिया। अब हेडिंग आएंगे, गुरुत्व है स्थितिज ऊर्जा, लगाओ हेडिंग लगाओ, सिंपल फटाफट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जल्दी करते जाइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, फटाफट समझाऊंगा। किसी गुरुत्व क्षेत्र में एक बिंदु पर रखे कण की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किए बिना अनंत से उस बिंदु तक लाने में याद है तेरे को, मैंने विद्युत स्थिति ऊर्जा की थी, अनंत से एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, ऐसे ही अनंत से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, लेकिन उसकी बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए। तो बेटा जी बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा तो बेटा जी W बराबर जो जाएगा वो जाएगा U, और उसका जो सूत्र दिया जाएगा वो दिया जाएगा। गुरु जी ये क्या है बेटा? तुझे ये सब आना चाहिए। तो बेटा जी U बराबर आज की बात या तो ये लिख ले या ये लिख ले ना, माइनस जी M1 M2 बटे R। बोलो यार, तो आज की बात, और ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाएगा? वस्तुओं के मध्य बंधन को प्रदर्शित करता है, किसको? बंधन को। तो आज की बात अगर मुझे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखना होगा, गुरुत्व है स्थितिज ऊर्जा, इसको दिखाते हैं बेटा जी U, और U आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय R। भूलना मत, या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, U बराबर माइनस जी M1 M2 बाय R। कहानी साफ है, कहानी बिल्कुल साफ है। बोलो यार, अबे बोलो यार, माइनस चिन्ह दोनों वस्तुओं के मध्य बंधन को प्रदर्शित करता है। पहले बताओ बात समझ में आई क्या? अब क्लियर है क्या? बोलो, अधिशासी वगैरह सब कर लोगे। अगर बेटा पृथ्वी की अगर मैं बात करूं और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कणीय द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा दी जाएगी। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास एक पृथ्वी है, केंद्र है O, यह है गुरुजी रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो बेटा जी मुझे अगर इसकी स्थिति ऊर्जा लिखनी होगी ना बेटा जी, दोनों के मध्य जो स्थिति ऊर्जा है, तो बेटा जी मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m बटे रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज फिक्स्ड। और उसी को उन्होंने नाम दिया कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर ले लूं और मास ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल M ले लूं तो भैया जी U बराबर हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटे R। पहले बताओ बात समझ में आ रही है क्या? अब इतनी कहानी क्लियर है क्या? बोलो यार, दिस इज U बराबर माइनस लिखेंगे, तो U बराबर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय। अबे बोलो यार, तो कभी भी अगर स्थिति ऊर्जा लिखनी होगी सतह पर तो मैं लिख दूंगा ये, और ऊंचाई पर लिखनी होगी तो मैं R की जगह R प्लस S लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। और फिर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बता दूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, आइए अब डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा लेकिन पहले उससे पहले तीन कणों वाला कर लेते हैं कि अगर तीन कणों की कोई मैंने सिस्टम है, तीन कणों से, और मुझे अगर उनकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखनी है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कैसे लिखूंगा? मान लीजिए बेटा जी मेरे पास तीन कण है M1 M2 और M3, देख ले उदाहरण समझ ले, यहीं पे समझ ले, M1 M2 और M3, M1 और M2 के बीच में दूरी R1, M2 M3 के बीच में R2 और ये R3 है। भैया जी मतलब कुल मिला के बात ये करना चाह रहे हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये दोनों के बीच में दूरी है R1, ये दोनों के बीच में दूरी है R2, ये दोनों के बीच में दूरी है R3। तो भैया जी इन दोनों के मध्य होगा मामला, इन दोनों के मध्य होगा मामला, और इन दोनों के मध्य होगा मामला। तो भैया जी जो कुल स्थिति ऊर्जा लिखूंगा वो पहले लिखूंगा U1, मान लेते हैं सर इसका है U1, इसका है U2 और इसका है U3, तो कुल लिखूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3, ये एक अधिक राशि सीधा सीधा जोड़ दीजिए, तो U कुल जो लिखेगा वो आ जाएगी सर माइनस जी M1 M2 बटे R1, M2 लिखोगे तो माइनस जी M2 M3 बटे R2, और ये लिखोगे तो माइनस जी M3 M1 बटे R3। आज की बात अगर कभी भी तेरे पास तीन का ऐसा सिस्टम आ जाए तो ये लिख देना, ऐसे अब तीन नहीं 4 5 6 जितने भी आ जाए ना तो सबके जोड़े बना लीजिए। अब बच्चे बोलते हैं कि सर 4 आ जाएंगे तो क्या 4 बनेंगे? 4 से ज्यादा भी बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आगे कहानी समझ में आया? अब बोलो यार, लेकिन अगर कभी कभी बेटा मान लीजिए 4 आ जाए, मुझे मान लीजिए 4 आ जाए है ना, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है, तो अच्छा ये दूरी मान लेते हैं R1 है, ये दूरी R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं? दूरी 4 द्रव्यमान है, 4 होंगे, पर गलत। एक जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा, तीसरा जोड़ा ये बनेगा, चौथा जोड़ा ये बनेगा, सब खत्म तो हो गया नहीं बेटा, पांचवा जोड़ा ये बनेगा और छठा जोड़ा ये बनेगा। ये विकर्ण निकालने पड़ेंगे तुझे, तो इस बार कितने लिखेगा? 6, कितने लिखेगा? 6। तो बेटा जी कंफ्यूज मत हो जाना यार, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा जी। बोलो कहानी क्लियर है? किसी को कोई शक? अरे बोलो यार, बोला है ना युग्मों के, सभी संभव युग्मों के, तो पहले तो सभी संभव युग्म तो बना, युग्म समझता है जोड़ा कपल, समझ में आया? तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि गुरुजी 3 थे तो आपने 3 लिख दिए, 4 होगा तो 4 लिख दिए, ये तो इस एग्जांपल में 3 ही बन रहे तो मैं क्या करूं? अब इसमें 3 बन रहे तो मैं क्या करूं? गुरुजी इन दोनों का लिख दिया, इन दोनों का लिख दिया, इन दोनों का लिख दिया, और कुछ बाकी रह गया? गुरुजी इन दोनों का हो तो गया, इन सारा तो 3 आ गया। लेकिन अगर बेटा यही तेरे पास 4 होते तो 4 के जोड़े बनते 6। कहानी क्लियर है क्या? बोल यार, अब बात कर लेते एक छोटा सा डेरिवेशन करवा देता हूं बेटा जी। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर है ऊंचाई तक द्रव्यमान के कण को उठाने में किए गए कार्य की गणना या वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। भैया जी बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, फटाफट डेरिवेशन करके फिर मैं आ जाऊंगा सीधा गुरुत्व विभव करवा दूंगा। सुनो, कुछ नहीं है बेटा जी, देख सॉरी है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ऐसे मत कहानी को सुनना यार। यह है केंद्र, यह है तेरा केंद्र और यह है सतह, यहाँ तक तो तुझे पता ही है कितनी दूरी है रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से h ऊंचाई पर एक मैंने मान लिया कण। अब सुन,
मान लीजिए ये कण जो है वो पहले तो रखा था पृथ्वी की सतह पर, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण था, तो प्रारंभ में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी? सर मान लेते हैं ये मास ऑफ अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम बाय आर gm1m2/r। और यू फाइनल यानी कि जब तुमने उसको एच ऊंचाई पर उठाया, एच ऊंचाई पर उठा दिया किसको? एम कण को, तो बेटा अब जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ तो है ये स्मॉल एम का द्रव्यमान है, इस बार मैं लिखूंगा आर ई प्लस एच। तो यार स्थितिज ऊर्जा में अगर मैं परिवर्तन चाहता हूँ डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यार यही स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है यही तो मेरे द्वारा किया गया कार्य है, मेरे द्वारा किया गया कार्य का मतलब है इस द्रव्यमान को उठाने में किया गया कार्य। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो बेटा जब केवल गणित है माइनस करना आना चाहिए, तो यू फाइनल करेगा तो बेटा जी माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच। अच्छा एम की जगह मैं एम लूंगा, आर की जगह मैं आर लूंगा आने वाले समय में, माइनस और माइनस ये एक और है माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाय आर ई। तो बेटा जी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बेटा जी बेसिकली अगर तुझे गणित सिखाऊं तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस यानी कि जी, और एम की जगह मैं कैपिटल एम ले रहा हूं तो स्मॉल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। तो ये जी लघुत्तम ले लीजिए आर इंटू आर प्लस एच। अच्छा पहले कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r प्लस 1/r प्लस एच आर इंटू आर प्लस एच मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? या प्लस कहाँ से आ गया बे? माइनस है नहीं तो माइनस आर, इससे कट जाएगा, ओहो सर ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच बटे आर आर प्लस एच। गुरु जी एक कहानी थोड़ी थोड़ी और समझ में आई, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, स्मॉल एम तो है ही है, एच है ही है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लेगा तो आर इंटू आर स्क्वायर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर। और बेटा जी तुझे ये दिख रहा है क्या जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होती है? सब पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान स्मॉल जी, तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान स्मॉल जी, तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन लिखेगा वो कैसे लिखेगा? एम जी एच बटे 1 प्लस एच बाय आर। तो यह है तेरा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और यही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तेरे किसके बराबर हो जाएगा? किए गए कार्य को, उस कण को एच ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, कण को एच ऊंचाई तक उठाने में किया कार्य। क्लियर है? बोलो यार, तो आज के बाद ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कभी भी पूछेंगे तो कभी कभी स्पेशल केसेस होते हैं यार, इनको डिस्कस कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम, और पढ़ते रहिए सीखते रहिए। बेटा कोई तकलीफ है तो बता, मैं हूं ना यार यहाँ पर तेरी तकलीफों के लिए। अगली क्लास में सवालों के साथ खत्म करूंगा इस चैप्टर को, और तुझे मैंने बहुत अच्छे से समझाया यार, तो मना भी नहीं कर पाएगा कि गुरुजी मजा नहीं आया। मैंने बता बात समझ में आई? क्लियर है मामला? तो बेटा अब आ जाएंगे विशेष स्थिति, जब ये सूत्र आ गया तो ये सूत्र के बाद विशेष स्थिति आ जाएंगी, अब नहीं समझाऊंगा विशेष स्पेशल केस है। अब यही वाला सूत्र निकालना तुमने अभी, इस वाले सूत्र में अगर एच का मान कम है आर से तो उसको लगने मान ले, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एम जी एच कितना एम जी एच, तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वही तो तेरा कार्य है, यूं बोल दीजिए तो कार्य कर रहा है वही कार्य तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा कि नहीं? और यदि एच का मान आर के बराबर है तो आर के बराबर तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो एम जी एच बाई 2, लेकिन एच का मान आर है तो एम जी आर बाई 2, एम जी आर बाई 2। खत्म हो गया पहला केस। कोई तकलीफ अरे है तो बता दे। अब हम लेंगे गुरुत्व विभव, तो बेटा गुरुत्व विभव में मैं आपको सीधा सीधा ठोस गोले का दिखा देता हूं, है ना? खत्म हो गया है बेटा गुरुत्व विभव, कुछ नहीं है, सूत्र दिमाग में रखिए, सिर्फ सूत्र के कारण ठोस गोले और गोलीय कोश के कारण से। तो मैं पहले के सिर्फ ठोस गोले का दिखाऊंगा, अगली क्लास में हम गोलीय कोश के कारण से करेंगे। तो पहला वाले गोली है सॉरी ठोस गोला, और ठोस गोले के में भी बेटा स्थिति 1 स्थिति 2 स्थिति 3 जब आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर का मान लेस देन कैपिटल आर, ये है तो बेटा सूत्र याद रखना गुरुत्व विभव का। अब समाधान करके आता है ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पता है ना, तीव्रता, तो वहां से समाधान करेगा तो कुछ ये कहानी बनेगी, और ये तेरे अंदर इनसाइड है ये वाला सूत्र याद रखना माइनस gm/2 r, ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन बेटा जी अब हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम नजदीक है, फटाफट करते जाइए, सीखते जाइए। और इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो इसका ग्राफ अच्छा बेटा जी अगर केंद्र पर हम बात करें r बराबर 0 तो विभव क्या होता है? विभव न्यूनतम हो जाएगा, परिमाण में अधिकतम होगा, ये दोनों याद रखना। सेंटर पे इतना होता है, केंद्र पर 0 नहीं होता, केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विभव 0 नहीं होता। और सतह पर और केंद्र पर अगर विभव में मैं संबंध बोलूं तो बेटा केंद्र जो सरफेस पर है उसका 3/2 गुना होता है केंद्र पर, यानी कि 1.5 गुना। तो बेटा जी जो सतह पर विभव होगा और तो वही केंद्र पर आ जाएगा तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 1.5 गुना। और इसका ग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां तक तो समझ में आ जाता है गुरुजी, लेकिन इसका इस वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो बात समझ में आई? स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखेगा ना तो ये आ जाएगा बेटा जी केंद्र पर, स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखेगा तो यहां पर तुझे केंद्र पर मिलेगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखेगा तो -3 gm/2 r। कहानी के लिए बोलिए। अच्छा गोलीय कोश का भी ट्राई हो गया, गोलीय कोश का भी ट्राई हो गया, चलो कर लो यार। ये गोलीय कोश का स्थिति 1 स्थिति 2 स्थिति 3 ये याद रखोगे बेटा, जो गोलीय कोश के अंदर है ना तो सभी का मान समान होता है सतह के, तो जितना सतह पर होगा अगर खोखला गोला है तो अंदर भी उतना ही होगा। ये वाला ग्राफ बना के आना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। मैंने गुरुत्वीय विभव ठोस गोले और खोखले गोले का यानी कि गोलीय कोश का इन दोनों का खत्म करवा दिया। कहानी क्लियर है क्या? बोलो यार कोई शक किसी को? चलिए अब समय चला है कोई इसका पहला सवाल ये रहा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान दिया? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। अगला चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी का द्रव्यमान पता है, त्रिज्या पता है, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। लेकिन अगर कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो स्मार्ट तरीके से बताता हूं कैसे आंसर आएगा। बोलो यार, बोलो यार। अगला अब बेटा जी सबसे पहले देखो ब्रुक टेलर नहीं है, कॉपरनिकस नहीं है, कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? कैवेंडिश ने। याद करने वाली चीज है, आप नहीं आया होगा ये सवाल, कोई बात नहीं, कैवेंडिश ने दिया था। अब बेटा जी इसका मान तुम्हें पता है कि बेटा जी चंद्रमा को लिखते हैं मून अंग्रेजी में, तो मून से मैंने एम, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है?
सर 9.8 अगर मैं लगभग निकालूं तो 10 ले लूं, 10/6 तो जीएम का मान लगभग कितना आना चाहिए बेटा? 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचे, 4 बचे तो 6 6 गुना 36, 4 बचे 1.66 आ रहा है। एक बार फिर से भाग दे लेते हैं, 6 कम 6, 4 बचेंगे, पॉइंट लग गया 40, 6 6 × 6 36 हो जाएंगे, फिर 4 बचेगा और 6 × 6 मतलब 1.66। ये कब है? जब मैंने 10 माना, 10 माना। अगर ये 9.8 मानता, अगर ये 9.8 होता तो बेटा ये 1.66 से कम आता, 1.66 से कम आता और ये कितना? ये तो नहीं होगा और इतना कम भी नहीं होता, ये होता 1.62 के समथिंग अगर मैंने 10 माना तो। लेकिन अगर अगर बेटा जी मैं 9.8 लेता, देख रफली कैलकुलेशन करी है मैंने, प्योर रफ, क्यों अपन मेहनत करें स्मार्ट बच्चे, तो ये लगभग 1.62 आता मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं, या अबे ओए न्यूटन पर केजी। क्लियर? सेट है मामला? बोलो यार। चलिए बेटा जी, तो आज हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। पलायन ऊर्जा के बारे में आने वाली क्लासेस में बातें करेंगे, फिर केपलर के नियम करवा के मैं इस चैप्टर को सवालों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। क्लियर है? बोलो यार। मैंने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में परिवर्तन बताया मैंने आपको ऊंचाई के साथ।